नमस्कार। चलिए आज एक नया अध्याय लेकर शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है गांधी युग। देखिए, बहुत ही बड़ा इसमें घटना घटित होता है, एक सीरीज है, परंतु उन सारी सीरीज को मैं संक्षिप्त बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपके आने वाले परीक्षा में इसकी मदद मिल सके। ज्यादा बोलना, समय वेस्ट करना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरीज है, इसलिए पॉइंट पर आते हैं डायरेक्ट। तो गांधी जी से, गांधी युग के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से गांधी जी का जन्म और किस प्रकार से उनका राजनीतिक में अपना पदार्पण हुआ था, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। किस प्रकार से भारतीय आंदोलन में गांधी जी की गतिविधि को देख करके अंग्रेज सहम गए थे और अंततः भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, उन सारे घटनाओं को हम लोग गांधी युग के दौरान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह कस्तूरबा जी से हुआ था जब ये मात्र 13 वर्ष की अवस्था में थे। उसके बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए सन 1888 को इंग्लैंड चले गए। तो वहां से वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1891 को भारत चले आते हैं। भारत में आकर वो राजकोट में यानी गुजरात में ही वकालत करना शुरू करते हैं, जो कोई खास अच्छा चल नहीं रहा था। तभी अचानक दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध व्यापारी दादला अब्दुल्ला जी आए और उन्हें अपने दक्षिण अफ्रीका के कुछ मामले के लिए, पैरवी के लिए उन्हें निमंत्रण किया। गांधी जी चले गए। 1893 को चले गए वो दक्षिण अफ्रीका। वहां जाने के बाद उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया आगे बढ़ने का, भारत को आजाद करने का। वो घटना था जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे। वो सफर था, वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें पीटर मेलिन्सबर्ग नामक स्थान पे बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो काला है और ट्रेन के डिब्बे में लिखा था डॉग्स एंड मैन्स आर नॉट अलाउड। तो गांधी जी को ये पक्षपात भरा जिंदगी और ये जात पात, ये ऊंच नीच की भेदभाव काफी मर्माहत उनको किया और वो अपने मन से इस भेदभाव को मिटाने एवं अंग्रेजों को सबक सिखाने का एक संकल्प ले लिया। अगले वर्ष कह सकते हैं 1894 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह करने के लिए, ताकि भारतीय को जो विदेशों में रहते हैं उन पर किसी प्रकार का अत्याचार शोषण ना हो, उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद गांधी जी ने सन 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तिका निकाली। इंडियन ओपिनियन पुस्तक है। उसके बाद सन 1904 ईस्वी में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स नामक स्थान पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उसके बाद सन 1906 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था परवाना नामक कानून के ऊपर में, और इस वजह से गांधी जी को शायद क्या सन 1908 ईस्वी में जेल भी जाना पड़ा था। पहली बार वो जेल गए थे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद सन 1909 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से आता है। सन 1909 में जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो पानी वाला जहाज में उन्होंने गुजराती भाषा में हेन स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ये काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद कर लीजिए कि सन 1909 ईस्वी में जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे पानी वाले जहाज से, तो उन्होंने गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से भारत की घटनाओं को हम शुरू करते हैं। भारत आगमन एवं आंदोलनों की गतिविधि गांधी जी का। गांधी जी सन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत चले आए। भारत आने के बाद उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब भारत वो आए तो भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थितियों का वो जायजा ले रहे थे। तभी उनका मुलाकात राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से होता है। उन्होंने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आने के बाद भारत में भारत की गतिविधि, भारत की स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी चीजों को आप पहले समझिए, पहले आंदोलन मत करिए। 1 साल कम से कम वेट करिए, उसके बाद आप गतिविधियों को अंजाम दीजिएगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2 पुस्तक पढ़ने के लिए भी कहा था, एक लियो टॉल्स्टॉय जी का और एक रस्किन बॉन्ड का। लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक को पढ़ने के बाद उनके मन में अहिंसात्मक आंदोलन करने की प्रेरणा मिली और रस्किन बॉन्ड के पुस्तक को पढ़ने के बाद भूख हड़ताल करने की प्रेरणा मिली। अब शुरू होता है गांधी जी का सिलसिला। इस आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी का सबसे पहली बार मुलाकात बिहार के प्रमुख नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल से होता है। राजकुमार शुक्ल जी उन्हें बिहार आने के लिए कहते हैं। सन 1917 का यह घटना है जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण में जाकर के 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया। यह होता क्या है
सुनिए, 3 कट्ठा पद्धति होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना ही होगा। ये अंग्रेजों के करार के द्वारा करवाया गया था किसानों के साथ। उन्हें मजबूरन करना पड़ता था और आपको तो पता है नील की खेती करने से उसके रेसे जमीन की उर्वरा शक्ति को कैसे नष्ट कर देते हैं, परंतु मजबूरी था, करना ही पड़ता था। इससे किसान काफी परेशान थे, इससे निकलना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, उन सभी को इस पद्धति से, इस प्रणाली से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और उन्हें काफी राहत पहुंचाया। गांधी जी का पहला भारत का आंदोलन ये सफल रहा था, चंपारण का। उसके बाद वो चले जाते हैं गुजरात के अहमदाबाद मजदूर मिल सन 1918 ईस्वी को। होता क्या है सुनिए, अहमदाबाद मजदूर मिल जो घटना है, इसमें आपको पता ही होगा कि उस दौरान प्लेग का बीमारी काफी फैला हुआ था अहमदाबाद में। करीबन 10% जनसंख्या जो है वो प्लेग की वजह से मारे जा रहे थे। इस वजह से कंपनी में अधिकतर लोग जो है छोड़ छोड़कर किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए चले जा रहे थे और जो थे वो डर के मारे आ नहीं रहे थे। तो कंपनी ने अपने नुकसान से बचने के लिए उन्हें प्लेग बोनस देना शुरुआत किया कि जो लोग आएंगे उन्हें प्लेग बोनस दिया जाएगा। और जब सब परिस्थिति ठीक हो गया, प्लेग समाप्त हो गया, तो मिल मालिकों ने क्या किया, प्लेग बोनस देना बंद कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था और हर चीज का दाम बढ़ा हुआ था। समय विश्व युद्ध होने के बाद जो परिस्थिति होती है, आपको तो पता है कितना आर्थिक नुकसान होता है। वैसी परिस्थिति में हर चीजों का दाम बढ़ चुका था। वहां के मजदूर चाहते थे कि उनको फिर से प्लेग बोनस मिले, परंतु वो मालिक दे नहीं रहे थे। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी गए और वहां पर उनके साथ आंदोलन किया और इसमें गांधी जी सफल भी हुए। और गांधी जी की इस विजय की वजह से मजदूर मिलों को न केवल उनको प्लेग बोनस मिला, बल्कि गांधी जी भी भारत के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में जाने जाने लगे। उसके बाद वहीं पर खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जहां पर कृषि में नुकसान होने के बावजूद भी वहां के मालिक और सरकार जो है उन पर टैक्स वसूल करने के लिए मजबूरी और जबरन उन पर शोषण करते थे। इसे निजात पाने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी गए और न केवल उनको टैक्स से निजात दिलाया, बल्कि 35% उनको राहत मुआवजा भी दिलाया। ठीक है, चलिए आपने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी एक पर एक आंदोलन को जीतते हुए भारत में एक सफल कीर्तिमान नेता के रूप में अपना नाम स्थापित करते जा रहे थे। बिल्कुल सही है। आगे की घटना को देखते हैं। हुआ क्या कि गांधी जी जब भारत में आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और उस दौरान ब्रिटिशों को काफी दिक्कतें सामने आ रही थी। गांधी जी ने इस परिस्थिति का जायजा लिया तो उन्होंने ये समझा कि अगर हम अंग्रेजों की मदद करते हैं तो हो सकता है कि वह हमें युद्ध के बाद काफी सहूलियत दे और शायद हमें स्वराज दे दे। इसलिए गांधी जी ने सभी भारतीयों से सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया और यही सही हुआ। अधिक से अधिक भारतीय जो है अंग्रेज सेना में भर्ती हुए और युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा तो हुआ ही नहीं। गांधी जी ने जो सोचा उसका उल्टा हुआ। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का रवैया बदल गया। उन्होंने स्वराज के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बल्कि इसके खिलाफ एक ऐसा कानून लेकर सबके सामने उपस्थित हो गए जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह वह काला कानून है जिसके तहत किसी को भी संदेह मात्र से गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर कोई वकील भी आप नहीं रख सकते, कोई दलील नहीं दे सकते। शायद इसलिए तो इसे कहा गया कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। यही रॉलेट एक्ट की वजह से पंजाब में एक भीषण घटना घटित हुआ था जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वो क्या था सुनिए। पंजाब में जो वहां के अग्रगण्य नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें छुड़ाया कैसा जाए एवं किस प्रकार से आगे के आंदोलन को बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। उन्हें पता नहीं था कि रेजिनाल्ड डायर यानी डायर जी ने ऐलान करके रखा है कि कोई भी सभा या सम्मेलन नहीं कर सकता, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात से अनजान वे लोग सभा करने के लिए चले आए। होता यही है कि बिना चेतावनी दिए रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का संदेश दे दिया, इशारा कर दिया। और उसके इशारे करने के दौरान ही सोचिए 50 मशीन गनों से
100 गज की दूरी से लगातार 1650 राउंड गोली चली। वैसे तो हिसाब से जो आंकड़ा बताया गया 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़े के हिसाब से दिखाया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे थे और 1200 लोग घायल हुए थे। इस निर्मम हत्याकांड का पूरे देश में छी हुआ। इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें फैसला सुनाने से पहले ही इनके जितने भी आरोपी है वो छूटकर विदेश चले गए। परंतु सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने इस घटना को अपने दिल में एक लक्ष्य की तरह बनाए रखा था, उन्होंने 1940 के दशक में इंग्लैंड में जाकर डायर को गोली मारी थी। आगे चलते हैं तो आपने देखा किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद आता है समय असहयोग आंदोलन का। गांधी जी ने इन सारी घटनाओं का जायजा लेने के बाद, वैसे एक और घटना था मैं भूला, खिलाफत आंदोलन। देखिए 1919 से लेकर 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। हुआ क्या था कि तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व का धर्मगुरु माना जाता था, माने विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया, उसके पद को, उस खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया और काफी अपमानित किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान विश्व के काफी खफा हो गया और भारत के मुसलमानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। पहले तो भारत में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है दो अलू बंधु कर रहे थे, मोहम्मद अली, शौकत अली जी। परंतु बाद में गांधी जी ने समझा कि यदि आंदोलन को भारतीयों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह आंदोलन काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और अंग्रेजों को दबाने, अंग्रेजों को उसको असर दिखाने का काफी मौका मिल जाएगा। इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना भी सहयोग दिया और बाद में गांधी जी इस आंदोलन के नेतृत्व करने लगे। उसके बाद शुरू हो जाता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 के दशक में। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि गांधी जी ने इन सारी घटनाओं को जायजा लिया और एक बड़ा आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन को चालू किया, सहयोग ना करने का आंदोलन। इसके तहत गांधी जी ने सभी देशवासियों से यह आह्वान किया कि वो सरकारी वस्तुओं, सरकारी संस्थानों, है ना, कर ना देना, सरकारी विद्यालयों, ठीक है, विदेशी वस्तुओं, इन सभी का बहिष्कार, त्याग करना है। ऐसा हुआ भी। और इसके साथ साथ गांधी जी को जो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन एक घटना होता है, होता क्या है, ये जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसे अहिंसात्मक रूप से चलना था। परंतु गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब आंदोलनकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो अंग्रेजों के चौकियों में से अंग्रेजों ने निकलकर उनके सामने जाकर उन्हें भगाने का और उस पर गोली चलाने का आरोप कर दिया। कहने का मतलब गोली चला दी। तो जो आंदोलनकारी थी वो संख्या में ज्यादा थे, वो हिंसक रूप धारण कर लिया और अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्हें दौड़ाते हुए उनके ही पुलिस स्टेशन में लेके गए और न केवल पुलिस थाने को बल्कि 22 लोगों को जिंदा जला दिया। वो समय था 5 फरवरी 1922 का। सोचिए 5 फरवरी 1922 को 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने इस घटना को देखकर काफी अफसोस व्यक्त किया कि इस आंदोलन को मैं अहिंसात्मक रूप से चलाना चाह रहा था, परंतु जिन लोगों ने हिंसा शुरू कर दिया और हिंसा होने से अंग्रेज तो हमें दबा देंगे, बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे। जो आंदोलन हिंसात्मक रूप से नहीं चलता है वही सफल हो सकता है। हिंसा करने से तो उसे पकड़ लिया जाएगा। उन्हें कानून का अच्छा दाव पेच पता था, मगर इन्हें नहीं पता था। होता है जब गांधी जी इसका विरोध कर देते हैं और कहते हैं कि अब से असहयोग आंदोलन नहीं होगा, और 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन को खारिज कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जी, उनके इस तरह के व्यवहार और इस तरह के अचानक असहयोग आंदोलन को खारिज करने को लेकर के उनका विरोध करना शुरू कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, आंदोलन हो रहा है, उसे चलने देना चाहिए जैसे भी चल रहा है, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि गांधी जी किस वजह से इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक आंदोलन हो। अब उनकी इस रवैये से देख करके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने एक नया पार्टी बनाया 1923 के समय में, स्वराज पार्टी, जिसके तहत वो अलग तरह से अपने आंदोलन को चलाना चाहते थे, गांधी जी के विचार से बिल्कुल अलग। अब आता है 1928 का, यानी जब भारत में साइमन कमीशन आता है। देखिए साइमन कमीशन जो है संवैधानिक सुधारों को लेकर के भारत में आए थे, परंतु उसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे।
वो चाहते थे कि भारत को किसी प्रकार से समझा बुझा करके इस पर अपना अधिकार बनाए रखें, परंतु भारतीयों ने साइमन का विरोध किया। क्यों? उनका कहना था कि इन सारे 7 अंग्रेजी सदस्यों में भारतीयों की कोई संख्या नहीं थी, और उनका यह भी कहना था कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण कोई अंग्रेज नहीं कर सकता, जिस वजह से उन्होंने उनका विरोध किया। जब वे भारत में सबसे पहले मुंबई में आए 3 फरवरी 1928 को जब मुंबई में आए, तो मुंबई के लोगों ने विश्वव्यापी रूप में या विश्व रूप में एक हड़ताल किया, बड़ा हड़ताल किया। जब यह आंदोलन दिल्ली में पहुंचा, तो दिल्ली के लोगों ने काला झंडा दिखाते हुए साइमन गो बैक का नारा लगाया। और जब यह आंदोलन पंजाब के लाहौर में गया, तो वहां पर लाला लाजपत राय जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों के लाठियों के शिकार हुए और घायल होकर कुछ दिनों में इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम आगे देखते हैं। आता है समय 1930 का। हाँ, 1930 का वो समय है जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 12 मार्च 1930 का घटना। होता क्या है, गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तट तक नमक कर कानून को तोड़ने के लिए पैदल यात्रा शुरू करता है। उनके साथ उनके 78 अनुयायी भी थे। करीबन 241 मील की दूरी थी, 26 से 27 दिन लगे थे। और जब वो दांडी पहुंचे, तो उनकी संख्या 78 नहीं बल्कि कई लाख लोग लगे थे। लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ने का आह्वान किया। और उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन शुरुआत किया। इस दौरान गांधी जी के साथ इरविन का मुलाकात होता है, जो हमारे वहां के जनरल थे। इरविन गांधी जी के इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे, और गांधी जी उनके पास जाकर 11 सूत्री मांग रखे थे, जिसमें भारतीयों को रिहा करना, सैनिकों का वेतन खुद से देना, हमारे भारतीय सुना देना, बहुत सारे से मुद्दे थे 11 सूत्री मांग के तहत। जब इरविन को पास दिया गया, तो इरविन ने उसे मना कर दिया। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 से उन्होंने शुरू किया था। अब देखिए, इस दौरान भारत में ये आंदोलन चल ही रहा था, तो ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन का भी डेट इसी तरह का है, 1930, 1931 और 1932। देखिए, गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेता जाकर बैठेंगे और आमने सामने बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए ब्रिटेन में रैमसे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में वो भारत के इरविन से कहकर भारतीय नेता को बुला रहे थे, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था, परंतु गांधी जी नहीं गए थे। गांधी जी दूसरे यानी 1931 के समय में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, परंतु उस गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हुआ। गांधी जी वहां जाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा एक पृथक अलग दलित जातों के लिए निर्वाचन क्षेत्र का जब विधि रखा गया, ये कि भैया अब दलितों को भी एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, तो गांधी जी वापस वहां से चले आए भारत में और फिर से अपने आंदोलन में लग गए। परंतु यहां पर आने के बाद गांधी जी के साथ अंबेडकर जी का विवाद शुरू हो गया, मनमुटाव शुरू हो गया। अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले, वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उन्हें साधन जगहों पर जाने का अनुमति मिल सकता है, वो मंदिरों में जा सके, उन्हें सब जगह पर अधिकार मिले। मगर गांधी जी भी गलत नहीं थे। गांधी जी उन्हें अधिकार क्षेत्र देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर अलग अधिकार क्षेत्र दे देंगे, तो जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए अलग अधिकार क्षेत्र देकर एक अलग पाकिस्तान देश का निर्माण किया जाने का सपना देखा जा चुका था और वो बन गया, वैसे एक अलग भारत के अंतर्गत एक अलग देश, एक अलग जात बन जाता। गांधी जी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इस वजह से गांधी जी ने अपना राय दिया क्या कि निर्वाचन क्षेत्र से अच्छा उन्हें आरक्षण दे दिया जाए, वो आरक्षण के आधार पर अपना विकास कर सकेंगे, उन्हें सारा सहूलियत मिलेगा। विवाद के समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, अनशन कर रहे थे, परंतु जैसे ही गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में सुलह होता है 24 सितंबर को 1932 को,
तो तब से आज तक जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति है उनको आरक्षण मिलता है और आज भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। तो सोचिए गांधी जी कितना अच्छा विचार लेकर सबके सामने उपस्थित हुए थे, परंतु ये बात कोई समझ नहीं पा रहे थे। अंबेडकर जी की भी गलती नहीं थी, परंतु गांधी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते के द्वारा जब उनको समझ में आया कि नहीं, अगर अलग विभाजन क्षेत्र हो जाता है तो फिर झगड़ा मसला तो होता ही रहेगा, इसलिए उन्होंने भी स्वीकार किया ये आरक्षण के मुद्दे को और उसके बाद उनके बीच में समझौता हो गया। अब आखिरी हम चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। देखिए 1942 में दो घटना घटित होता है। पहला तो क्रिप्स मिशन, जो भारत में आते हैं संवैधानिक सुधार और भारतीय में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, वो भी कुछ मुद्दा लेकर आया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस मुद्दे का क्रिप्स मिशन विफल हो गया। उसके ऐसे सिद्धांत ऐसे नियम थे जिसको विफल होना लाजमी था। ठीक उसके बाद गांधी जी ने एक बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942। 8 अगस्त को ये उनके कांग्रेस के अधिवेशन में पास हो जाता है और 9 अगस्त को जैसे ही इसे लागू करने के लिए पूरे भारत में फैलाने का अवसर मिलता है तो सुबह ही सुबह गांधी जी और उनके बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को पकड़कर आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है, परंतु दूसरे श्रेणी के नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और काफी बड़े मात्रा में हर तरह के हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, इस आंदोलन को सफल बनाया। आंदोलन में अंग्रेज समझ गए कि अब हमारा भारत में रहना सही नहीं है, ना हम टिक पाएंगे। उसके बाद 34वां वायसराय बनकर हमारे भारत में अंतिम गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और उन्होंने ये प्रस्ताव सबके सामने रखते हुए कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन होना अवश्य है। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुद्दा आज भारत पाकिस्तान को अलग करते हुए नजर आ गया। आखिरकार गांधी जी का भी मृत्यु का समय आ गया। वो समय था 30 जनवरी 1948 का। बिरला हाउस में जब वो प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे तो शाम के 5 बजे करीब नाथूराम गोडसे जी ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से महान गांधी जी के जीवन का, महान आंदोलन का, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों का आज हम भी अनुकरण करते हैं और गांधी जी के इस आंदोलन के तहत ही हमारे भारत का इतिहास काफी गौरवान्वित हो रहा है। गांधी जी के आज इसी दिखाए गए रास्तों के तहत ही हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। परंतु हमारा देश केवल गांधी जी से नहीं, गांधी जी जैसे सोच विचारों और उत्साह हिम्मत वाले, अदम्य हिम्मत वाले, अदम्य जोश वाले नाविकों के वजह से आगे बढ़ सकता है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी संपन्न करने बाकी है। हमारे भारत को अभी आर्थिक रूप से ऊपर ले जाना बाकी है। हमें भारत को सारे देशों से मजबूत सशक्त बनाना है। सब इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री इसे आगे ले जाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमें देश को आजाद करने के लिए और इसे आगे ले जाने के लिए अपना योगदान देना होगा। खैर, आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक भी पसंद आया होगा। मैं तो चेष्टा कर रहा हूं उसे छोटा बनाने के लिए, काफी बड़ा सीरीज था, लेकिन चेष्टा करूंगा इस तरह से और भी छोटा और काफी सरल बनाने का। तो इसी आशा के साथ, इसी वादे के साथ कि आपको ये अंक भी पसंद आया होगा, आने वाले समय में अच्छे वीडियो मैं फिर से लेके आऊंगा और हर तरह के वीडियो लेके आऊंगा। और इस वादे, इस आस के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।